आज का मॉडल पेपर है हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 जो कि संजीव से लिया गया है। ये मॉडल पेपर वही प्रोसेस वही है, समय 3.25 मिनट का है और पूर्णांक 80 नंबर का है। तो इसमें खंड एम है, पहले बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं जिसमें पहला प्रश्न है जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो जल का अपघटन करने पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस मुक्त होती है, दोनों ही में गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो कठोर जल को मृदु बनाने वाला जो यौगिक है वो सोडियम कार्बोनेट है। कौन सा यौगिक है? सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न है अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अति शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और जो आभूषण बनाए जाते हैं वो सोना 22 कैरेट का होता है। उसके अंदर चांदी और तांबा कुछ मिला दिया जाता है क्योंकि जो 24 कैरेट का सोना है वो बहुत ही मुलायम होता है और उससे बने हुए आभूषण जल्दी टूट सकते हैं, इसलिए 22 कैरेट के सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। तो यहाँ अति शुद्ध सोना पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 24 कैरेट। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं। जो तंत्रिका कोशिका में छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं या हिंदी में उसको ध्रुमिका कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डेंड्राइट या ध्रुमाश्म। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला छठा प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक, यानी जिसका घनत्व जितना कम होगा प्रकाश का वेग बढ़ता जाएगा। तो घनत्व के हिसाब से देखें तो निर्वात के अंदर बिल्कुल घनत्व कम होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा। तो इसका उत्तर होगा निर्वात। अगला प्रश्न है सातवां पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिका कहलाता है, बीच वाला भाग वर्तिका कहलाता है और सबसे नीचे वाला भाग जो है वो अंडाशय कहलाता है। तो यहाँ पर बीच वाला भाग पूछ रहा है तो उसका उत्तर हो जाएगा वर्तिका। अगला प्रश्न है प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या होती है। प्रकाश के अंदर 7 वर्णों की जो संख्या है वो 7 होती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। एमीटर विद्युत धारा मापता है। एमीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। वोल्टमीटर विभवांतर मापने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है और धारा नियंत्रक विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है, कम और ज्यादा करने वाला यंत्र है। तो यहाँ पर विभवांतर मापने वाला यंत्र पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा हमारा वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है सौर स्थिरांक का मान लगभग है। अब देखो यहाँ पर जो सौर स्थिरांक का मान होता है वो किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन यहाँ पर केवल मीटर लिख रखा है, ये मिसप्रिंट है तो आपको मीटर स्क्वायर रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करता है। तो वायुमंडलीय ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से। अगला प्रश्न है तावा बांध बना था। तो तावा बांध 1970 में बना था। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है रिक्त स्थान कार्बन कार्बन परमाणु की ज्यामिति खालिस्तान होती है तो चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। फिर अगला है धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति सामान्य होती है क्षारकीय। कैसी होती है? क्षारकीय होती है। अगला प्रश्न है खालिस्तान नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर। अगला प्रश्न है हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा पुनर्भरण क्रियाविधि। पुनर्भरण क्रियाविधि। अगला है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है। ये उसके उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार से ये हमारे रिक्त स्थान हो गए हैं।
अब है तीसरा प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका अगला प्रश्न दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। मैं आपको बता देता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक है जो हमारे पेट के अंदर अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने का काम करता है। यानी जब भी हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बन जाती है तो जो डॉक्टर हमें वो लिक्विड देता है पाउडर के रूप में देता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसकी वजह से हमारा पेट के अंदर जो अतिरिक्त अम्ल होता है वो उदासीन हो जाता है और हमें ठंडक मिलती है, हमारी जो जलन है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है सोल्डर नामक धातु के कौन कौन से अवयव हैं। तो सोल्डर नामक जो धातु है उसमें दो अवयव होते हैं, शीशा और टिन। और जो सोल्डर है वो जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो तार होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जब भी जो कोयले से तारों को जोड़ते हैं तो उसके अंदर जो एक वायर होता है जिसको हम जलाते हैं तो वो सोल्डर होता है। तो वो सोल्डर शीशा और टिन से बना होता है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो इस प्रकार से बनानी है, मैंने बना रखी है। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है जिनको स्टार से प्रदर्शित कर रखा है और ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करते हैं और अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बने हैं इनके ऊपर कार्बन का भी अधिकार है और इन ऑक्सीजन का भी अधिकार है। इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी। अगला प्रश्न है डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी। तो डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम नाम के तत्व की खोज की थी। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है। तो कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो संयोजन जो है प्रतिरोधक 2 प्रकार का है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसका मान कम हो जाता है, जबकि जो श्रेणी क्रम है उसमें मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर श्रेणी क्रम संयोजन में। अगला प्रश्न है बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत यहाँ पर तारा मिसप्रिंट है धारा का प्रयोग होता है। तो बैटरी के अंदर दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। चार्जर जो है उसके अंदर कौन सी धारा का प्रयोग होता है, दिष्ट धारा का। अगला प्रश्न है सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सौर पैनल से जो सौर पैनल जो है उसके अंदर सौर सेलों को जोड़ने के लिए चांदी का उपयोग होता है, इसीलिए तो ये सौर पैनल इतने महंगे मिलते हैं। चांदी धातु महंगी है इसीलिए चांदी का काम क्या है, इन सौर सेलों को जोड़ने का काम है, तो उसमें चांदी का उपयोग होता है, इसीलिए जो पैनल है वो भी महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक में क्रोड मिसप्रिंट है, क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है। तो क्रोड वो नरम लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता लिखिए। अब विशेषता लिखनी तो इसमें क्या है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वकोशी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों में स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वकोशी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। यानी ये जो ऊर्जा है ना इसका प्रवाह एक दिशा होता है। सूर्य से पेड़ पौधों को मिलती ऊर्जा पेड़ पौधों से होकर सूर्य को नहीं मिलती है, और पेड़ पौधों से शाकाहारियों को मिलती है, शाकाहारियों से वापस पेड़ पौधों को नहीं मिलती है। वैसे ही मांसाहारियों को शाकाहारियों से मिलती है लेकिन मांसाहारियों से वापस शाकाहारियों को नहीं मिल पाती। इस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा होता है। अब है अब ले लेते हैं इसका खंड व इसमें है लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है कि दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दो हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड है। पांचवा प्रश्न है निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। इन यौगिकों का हमें नामकरण करना है, तो आप भी बता सकते हो क्या नाम है इसका। द्विबंध है, तो द्विबंध किसमें आता है, एल्कीन श्रेणी में आता है, यानी कि 3 प्रत्यय लगता है और कार्बन कितने 1 2 3 है। प्रोप हो गया, 3 नंबर पे प्रोप आता है और इन प्रत्यय लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एल्डिहाइड में
एल प्रत्यय लगता है, नेल प्रत्यय लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनेन। यहाँ पर लिख करके मैंने, इसका नाम हो गया प्रोपीन और इसका नाम हो गया एथेनेन। अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। एथेनोइक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हमारे बाजार से जो हम अचार लाते हैं ना, अचार, उसके अंदर तेल की जगह परिरक्षक के रूप में सिरका उपयोग किया जाता है। और उस सिरका के अंदर जो है 3 से 4% क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। दूसरा उपयोग है इसका, एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है, जिसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। यानी कि जो इत्र बनते हैं और जो स्वाद उत्पन्न करने वाले जो भी केमिकल आते हैं बाजार में, उसके अंदर एस्टर का उपयोग किया जाता है। और एस्टर किससे बनता है? एथेनोइक अम्ल से बनता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? क्योंकि मेंडलीव को पता था कि भविष्य में और भी नए तत्व खोजे जा सकते हैं, इसलिए उसने ये जगह छोड़ी थी। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। अगला प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है? तो जाइलम द्वारा जो परिवहन होता है, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो है ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। जैसे कि सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। अगला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? तो जनन की परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है कि सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब जनन के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यहाँ पर लिख रखा है, जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की भी आपकी जो बुक है उसके अंदर कुछ विधियां दे रखी हैं। यहाँ पर लिख रखा है, अलैंगिक जनन की भी अलग अलग विधियां हैं जो निम्न है। जैसे कि पहली है विखंडन, फिर पुनरुत्पादन, फिर मुकुलन, फिर कायिक प्रवर्धन और सबसे लास्ट में है बीजाणु समासन। ये सारी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में विखंडन विधि का चित्र बनाइए। तो इसका चित्र है यहाँ पर बना रखा है, आपको इस प्रकार से बनाना है। पहले आपको इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है अमीबा की, तो आप ऐसे भी इसको टेढ़ा मेढ़ा बना करके अंदर आपको केंद्र बनाना है और जीवद्रव्य बनाना। उसके बाद अंदर वाला जो केंद्र है उसको थोड़ा सा लंबा कर देना, उसके बाद और लंबा करना है और उसको 2 टुकड़ों में विभाजित कर देना। फिर बाद में कोशिका को भी 2 टुकड़ों में विभाजित कर देना है। इस प्रकार से अमीबा के अंदर द्विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? लेंस की फोकस दूरी 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो है अपवर्तनांक, एक तो है लेंस का अपवर्तनांक और दूसरा है लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो 2 कारकों पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर और लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है 12, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो? तो देखो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है और संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो 1 ओम है, यानी कम है। तो हमें इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। अगर कम करना है तो समांतर क्रम में, और अगर ज्यादा अच्छा है तो हमें श्रेणी क्रम में संयोजन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कम है ना, तो हम क्या करेंगे? समांतर क्रम में। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं
2 ओम, 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में संयोजित करने में। अब समांतर क्रम में संयोजन का जो कुल प्रतिरोध वो कितना होता है? कुल प्रतिरोध इसका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनका जो लेस होगा वो 6 ही होगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3 का 2 बार जाता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 6 का 6 में 1 बार जाता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 3 2 5 1 6 यानी 6/6 6 कम 6 यानी कि 1/R बराबर 1/1 ओम, या इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे यानी R बराबर 1 ओम हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से सारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि हम इसको समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। अगला प्रश्न है वाहन में बैटरी के 2 कार्य लिखिए। हमें पता है वाहन में बैटरी के 2 कार्य क्या? एक तो इंजन को स्टार्ट करने का काम भी करती है बैटरी, और जो वाहन के अंदर जो लाइटें लगी होती हैं, बल्ब लगे होते हैं, उनको जलाने का काम भी करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाहन में बैटरी वाहन के इंजन को स्टार्ट करने में सहायक है, और वाहन में बैटरी वाहन के बल्बों को दीप्तिमान करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा के 2 स्रोत हैं, एक तो विद्युत सेर और एक है दिष्ट धारा जनित्र। शॉर्ट सेर भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। अगला प्रश्न है 15 किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? लघुपतन कब होता है? जब दोनों वायर हैं यानी उदासीन तार और जो फेज वाला तार है, जब उनका प्लास्टिक उतर जाता है आपस में भिड़ जाते हैं तब लघुपतन होता है। तो यहाँ पर लिख रखा है जब तारों का विद्युत रोधक क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा किसी साधित में कोई दोष होता है तब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे अतिभारण होने के कारण परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, तब लघुपतन होता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। यहाँ पर यूरेनियम है और थोरियम है, आप प्लूटोनियम भी लिख सकते हो। यूरेनियम के बाद जो है वो सारे रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। अब देखते हैं खंड से गए सारे प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें जो पार्ट दे रखे हैं ना, वो पार्ट जो है आपको सभी साथ में ही अलग करने हैं, अलग अलग नहीं करने। अलग अलग करोगे तो आपको नंबर का लॉस हो सकता है। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है 17वें का पहला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ मेरे रेडॉक्स अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो लिख रखी है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसका जो सेकंड है ये पूछ रहा है कि लेड सेकंड नाइट्रेट तथा पोटेशियम हाइड्राइड के विलयनों को मिश्रित करने पर, इसमें भी 2 प्रश्न पूछ रखे कि किस रंग का अवक्षेप बनेगा? तो इसका उत्तर है पीले रंग का अवक्षेप बनेगा। और अवक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। तो अवक्षेपित यौगिक जो है उसका नाम है लेड आयोडाइड या पीबीआई का सूत्र है इसका। देखो पीले रंग का अवक्षेप बनेगा और इसका जो सूत्र है या नाम तो है लेड आयोडाइड और इसका सूत्र है पीबीआई। अब अगला प्रश्न है 18 नंबर का मानव में ऑटोग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखो और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो। जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे गले में पाई जाती है और इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। यहाँ पर लिख रखा है मानव में थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का काम करता है। यहाँ पर लिख रखा है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रण रखता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। और रोग क्या होता है इससे? थायरोक्सिन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। ये पूरा इसका उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न है जीवाश्म किन्हें कहते हैं? एक जीवाश्म का चित्र बनाइए। तो जीवाश्म की परिभाषा पहले यहाँ लिख रखी मैंने कि पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। यानी कि
कई साल पहले जो प्राणी मर गए थे, कई साल पहले जो प्राणी मर गए थे वो किसी न किसी प्रकार से चट्टानों में सुरक्षित रह गए या उनके अवशेष सुरक्षित रह गए, और जब हम खोदकर निकालते हैं उनके ये अवशेष निकलते हैं तो उनको जीवाश्म कहते हैं। एक उदाहरण चित्र यहाँ पर बना रखा है, ये की अमोनाइट का चित्र है, आप इसी प्रकार का चित्र बना सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इसके भी दो पार्ट कर रखे हैं, ए और बी। ए में पूछ रहा है अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है? तो अभिनेत्र लेंस, हमारी जो आंख का जो अभिनेत्र लेंस है ना, वो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। और इसके बी वाले पार्ट में पूछ रहा है ड्राइवर को रात्रि के समय किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए एवं क्यों, स्पष्ट कीजिए। अब रात्रि के समय आप सबको पता है कि अगर हम गाड़ी चलाएंगे और सामने वाले की लाइट अगर हमारी आंखों में तेज गिरेगी तो उससे क्या होगा? हमारी आंखें चुंधिया जाएगी, यानी कि हमें दिखाई नहीं देगा, रोड भी नजर नहीं आएगा और उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो हमें यानी कि जो ड्राइवर है उसको मंद प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रखा रात्रि के समय ड्राइवर को मंद प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाले ड्राइवर की आंखों में तेज प्रकाश पुंज ना पड़े। तेज प्रकाश पुंज पड़ने के कारण सामने वाले ड्राइवर की आंखें चौंधिया सकती हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो हमें किस प्रकार के प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए? मंद प्रकाश पुंज का। अब आ जाते हैं खंड द में। खंड द के अंदर निबंधात्मक प्रश्न है। अब इसके जो प्रश्न है 21, 22, 23 तीन प्रश्न बचे हैं, और ये जो प्रश्न है इसके तीन पार्ट कर रखे हैं। जैसे 21वां है, इसके अंदर तीन पार्ट है, ए, बी और सी। ए में ये पूछ रहा है दो अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा एक तो नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है और एक सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। तो आप दोनों के नाम लिख सकते हो, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, और उनके सूत्र होते हैं HNO3 और H2SO4। यहाँ पर उत्तर लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ये देखो नाइट्रिक अम्ल इसका सूत्र है HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सूत्र है H2SO4। फिर इसके बी वाले पार्ट में ये पूछ रहा है एंटासिड क्या होता है, उदाहरण दीजिए। अब एंटासिड क्या होता है? एंटासिड यानी हमारे शरीर के अंदर जब एसिडिटी बन जाती है तो ऐसे पदार्थ, डॉक्टर ऐसे पदार्थ देते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर की जो अतिरिक्त एसिडिटी या अतिरिक्त अम्ल हमारे शरीर के अंदर बनता है उसको उदासीन किया जा सके। तो वो जो पदार्थ है वो एंटासिड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एंटासिड कहलाते हैं। तो इसका उत्तर भी यहाँ पर लिख रखा है मैंने। ऐसे दुर्बल क्षारक जिनका उपयोग उदर के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है एंटासिड कहलाते हैं। अब इसका तीसरा जो सी प्रश्न है, सी वाले में पूछ रहा है अम्लों में अम्लीय गुणधर्म व क्षारकों में क्षार के गुणधर्म किसके कारण होता है? अम्लों में अम्लीय गुणधर्म H पॉजिटिव आयन के कारण होता है और क्षारकों में क्षार के गुणधर्म जो है वो OH नेगेटिव आयन के कारण होता है, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन ये सब विलयन अवस्था में ही मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है अम्ल विलयन अवस्था में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है, जबकि क्षारक विलयन अवस्था में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं जिसके कारण इनका गुणधर्म क्षारकीय होता है। अब अथवा में भी जो प्रश्न पूछ रखा है, अथवा के अंदर देखो, अथवा में ए में पूछ रहा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनको हम सुमेलित यहीं पर कर सकते हैं। मिलान कर देता हूं, सिरका, एसिटिक अम्ल, दही, लैक्टिक अम्ल, नींबू, सिट्रिक अम्ल और टमाटर के अंदर होता है ऑक्सैलिक अम्ल। अब इसके बी में पूछ रहा है लिटमस प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम? और श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल भूरा हो जाता है क्यों? पहली बात तो जो लिटमस है वो प्राकृतिक सूचक है क्योंकि ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पदार्थ से निकाला जाता है। तो प्रकृति से प्राप्त हो रहा तो क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और दूसरे में पूछ रहा था श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल भूरा क्यों हो जाता है? तो सब्जी के अंदर क्या होती है? हल्दी। क्या होती है? हल्दी। तो हल्दी भी एक प्रकार का क्या है? सूचक है। हल्दी भी क्या है? सूचक है। और जैसे ही हम कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो हल्दी उस साबुन से क्रिया करती है और वो लाल भूरे कलर में बदल जाती है। तो यहाँ पर उत्तर लिख रखा है मैंने, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है और श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल भूरा हो जाता है। क्यों
क्योंकि सब्जी में उपस्थित हल्दी साबुन से विक्रिया करके लाल भूरा रंग प्रदान करती है। अब है प्रश्न संख्या 22। इसके दो पार्ट कर रखे हैं। पहले ए में पूछ रहा है स्वयंपोषी पौधे किसे कहते हैं, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। यहाँ पर लिख रखा है इसका उत्तर देखो, वे पौधे जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी पौधे कहते हैं। और अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है तो यहाँ पर ये बना रखा, आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है अनुप्रस्थ काट का। तो आप चाहो तो ये मत बनाना, आप पूरा यही बना लेना। ये अनुप्रस्थ काट का चित्र है जिसके अंदर सबसे ऊपर वाली जो परत होती है ये मोमी क्यूटिकल की परत होती है, यानी मोम जैसी परत होती है, इसे मोमी क्यूटिकल बोलते हैं। इसके नीचे जो ये परत है ये ऊपरी बाह्य त्वचा है, ऊपर वाली पत्ते के ऊपर वाली बाह्य त्वचा है। इसके बाद में ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो ये ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये हरित लवक होते हैं और इनके बीच में जो जगह होती है इनको वायुकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है इसको वायुकोश कहते हैं। और फिर ये जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र जैसे कि ये रंध्र नीचे वाली जो सतह है ना, पत्ते की नीचे वाली सतह, यहाँ पर ये छिद्र है, इस छिद्र के दोनों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं इनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और ये क्या है? निचली त्वचा है, निचली बाह्य त्वचा है। तो जो पत्ती होती है उसमें जो रंध्र होते हैं वो निचली सतह पर ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अब बी में पूछ रहा है मरुद्भिद पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अन्य पौधों से किस प्रकार भिन्न होती है। देखो मरुद्भिद पौधों में और जो सामान्य पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से भिन्न होती है कि सामान्य पौधों में दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, दिन में ही जल ग्रहण किया जाता है, दिन में ही ऊर्जा के द्वारा उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो दिन में ही पूरा हो जाता है। लेकिन जो मरुद्भिद पौधे हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो पौधे रात को समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं उससे एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, फिर दिन के समय वो ऊर्जा ग्रहण करके उससे ग्लूकोज बनाते हैं। यानी कि दिन रात्रि से शुरू होकर के दिन में जाकर के उसकी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो खत्म होती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है इसका उत्तर, मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, जबकि सामान्य पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही पूर्ण हो जाती है। हमें यह प्रश्न पूछ रहा है, एक के अंदर पूछ रहा है श्वसन किसे कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो परिभाषा ये लिख रखी है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। अब इसका ये चित्र आपको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सही दिख सके। ये श्वसन तंत्र है, इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है जिसमें ये मुख गुहा है, ऊपर नासाद्वार है, ये जो नली है ये ग्रसनी होती है और यहाँ पर बीच में जो उबार होता है ये कंठ होता है। और इसके बाद ग्रसनी के बाद यहाँ से जो नली निकल रही है ये श्वास नली है। कौन सी है? श्वास नली है। इस श्वास नली के चारों ओर सी आकार के छल्ले होते हैं जो कि उपास्थि के बने होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख रखा है उपास्थि वलय। फिर ये जो श्वास नली है ये दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों ओर फेफड़ों में खुलती है, फेफड़ों या फुफ्फुस में खुलती है। ये फुफ्फुस है जिसको आपको एरो से प्रदर्शित करना है और फेफड़ों के नीचे एक मांसपेशी से बना हुआ पट्टा होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राम है और फेफड़े जो हैं वो पसलियों के अंदर बंद होते हैं। तो ये जो क्या है? पसलियां हैं, यहाँ पर डायफ्राम है। ये जो नली है श्वास नली ये आगे जाकर वापस छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाती है जिनको श्वसनी कहते हैं। श्वसनियां वापस और छोटी नलियों में बढ़ती है जिनको श्वसनिका कहते हैं। और फिर श्वसनिकाएं छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना बदलती हैं। ये छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना है ना, इनमें खुलती हैं तो इन छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाओं को कुपिका कहते हैं। ये देखो श्वसन नलिका, जो अपनी श्वास नली है वो श्वसन नलिका में खुलती है और ये नलिका वापस कहां पर खुलती है? कुपिका में खुलती है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। अब इसका बी वाला जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है यदि मनुष्य के डायफ्राम में छेद कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो डायफ्राम जो क्या है वो वैक्यूम क्रिएट करता है, यानी कि वायुदाब क्रिएट करता है। अगर डायफ्राम में छेद हो जाएगा तो ये वायुदाब क्रिएट नहीं कर पाएगा और जो अपने फेफड़े हैं वो फूल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमें श्वसन
श्वसन क्रिया हमारी बाधित हो जाएगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख रखा है इसका उत्तर, ये लिख रखा है इसका उत्तर, यदि मनुष्य के डायफ्राम में छेद कर दिया जाए तो मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया बंद हो जाएगी, और श्वसन प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो मनुष्य भी मर जाएगा। अब है आज का अंतिम प्रश्न 23वां, इसमें के दो पार्ट कर रखे हैं, एक और दो। पहले में पूछ रहा है उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति 2f1 पर हो। तो इसका चित्र यहाँ पर बना रखा है कि जब बिंब की स्थिति 2f1 पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2f2 पर बनता है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, और आप अगर इसको देखोगे तो जितनी साइज बिंब की है उतनी की उतनी साइज प्रतिबिंब की है, यानी कि 2f1 पर जब बिंब होता है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बिंब के बराबर होता है। इसके बी में ये पूछ रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के एक एक उपयोग व अंतर लिखो। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने उपयोग पहले तो कि उत्तल लेंस का उपयोग तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब मनुष्य की आंखों में दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि दूर वाली नजर तो सही है लेकिन पास में सही नहीं दिख रहा है, तो जो चश्मा लगता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर लिख रखा और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, यानी कि दूर वाली नजर अगर खराब हो गई है तो उसके निवारण के लिए जो चश्मा लगता है उस चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब अंतर क्या देखो, उत्तल लेंस तो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, आपने देखा होगा स्पर्श करके कि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, और अवतल लेंस इसका उल्टा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। अब इसके अथवा में दो प्रश्न पूछ रखे हैं। ए में पूछ रहा है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। तो इसका चित्र यहाँ पर बना रखा है कि ये जब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर होती है तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। ऐसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बिंब के बराबर बनता है। तो इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। फिर बी में पूछ रहा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एक एक उपयोग लिखो। तो यहां पर लिख रखा है उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे का पक्ष दृश्य देखने के लिए पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी हम जो बाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या बस चलाते हैं तो उसमें जो साइड वाला जो कांच होता है, दर्पण होता है, मिरर होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें कौन से दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। कौन से दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। तथा अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दांत का जो डॉक्टर होता है हमारे दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसके अलावा अपने जो गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों के अंदर जो अग्रदीप होते हैं या टॉर्च के जो लाइट होती है उसके अंदर देखना, उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। आप देखना जैसे कि ये टॉर्च है, टॉर्च ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, यहाँ पर तो लेंस लगा होता है लेकिन ये जो है ना यहाँ पर बल्ब है, तो ये जो है ये वाला पार्ट ये अवतल दर्पण के रूप में होता है, चमकीला होता है, आपने देखा होगा। इसीलिए ये जो प्रकाश है ये टकरा करके ये वापस इधर चला जाता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में भी किया जाता है और वाहनों के अग्रदीपों में भी किया जाता है। इस प्रकार से आज का हमारा ये जो मॉडल पेपर है ये पूरा हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, साथ ही अगर आपके मित्र भी हो तो उनको शेयर कर देना ताकि वो भी इनका लाभ ले सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन आपको दिख रहा होगा, उसको जाकर के क्लिक कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दो ताकि नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका भी लाभ ले सकें।